नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सच का आईना। कहानी को लिखा है कुसुम खेमानी जी ने। कुसुम खेमानी जी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। कुसुमांजलि साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, रत्नी देवी गोयन का वाग्देवी पुरस्कार, पश्चिम बंग प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन पुरस्कार, भारत निर्माण सम्मान, कौमी एकता पुरस्कार, भारत गौरव सम्मान एवं समाज बंधु पुरस्कार। ख्याति प्राप्त लेखिका कुसुम खेमानी जी के नारी विमर्श की प्रकृति औरों से एकदम भिन्न है। वे अपनी स्त्री चरित्रों का ऐसा उदात्तीकरण करती हैं कि वे इस धरती की होते हुए भी अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण किसी और ही लोक की लगती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सच का आईना। हम बचपन से ही जमादारिन मंगली की उंगली थामे हिलती झूमती ललिता को अपने दूसरे हाथ की उंगली से कभी नाक तो कभी कान तो कभी चोटी को मरोड़ते हुए पिछवाड़े की सीढ़ी चढ़ते देखते थे। छुट्टी के दिनों में किशोरों की तैराकी प्रशिक्षण कक्षाएं दोपहर में होती थी। उस समय पता नहीं कहां से यह छुटकी अचानक हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाती और बरामदे के एक कोने में अपनी माँ के साथ खाना खाते ही चुटकियों में गायब भी हो जाती। हम सारे बच्चे इस हैरत में पड़े रहते कि आखिर यह लड़की भूत की तरह गायब हो कहाँ जाती है। इस कौतूहल के साथ ही हमें उसकी आंखों की चमक भी बहुत अच्छी लगती थी। पर जब कभी हम उसे पकड़कर उससे कुछ बात करना या उसका गाल मरोड़ना चाहते तो वह हमारी गिरफ्त से यूं छूट भागती जैसे बिल्ली का छोटा बच्चा। उसकी लुक्का छिपी के कारण उसके लिए हमारी आतुरता सातवें आसमान को छू रही थी, पर वह बंदी किसी भी तरह हमारी पकड़ में नहीं आती थी। तंग आकर हमने एक दिन मंगली को घेर कर कहा, मासी, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? और जब तुम सारे दिन यहाँ सफाई करती रहती हो तब तुम्हारी बेटी कहाँ गायब हो जाती है? हमारे बाल सुलभ प्रश्नों से मंगली के चेहरे का रंग उड़ गया, पर हमारी प्रश्नातुर आंखों का जवाब देना भी तो जरूरी था। इसलिए उसने गला खखार कर अपने को संभाला और बात को घुमा फिराकर हमें यह उत्तर दिया, बेबी, हमारा नाम मंगली है और ओकरा नाम है ललिता। मंगली? यह कैसा नाम? प्रश्न मेरा। हाँ बेबी, हम मंगल के रोज पैदा हुए थे ना, ओही खातिर। माँ हमारा नाम मंगली धर दी। और तुम्हारी बेटी का नाम ललिता किसने रखा? हमरे एक ही बेटी होने के कारण हमारा आदमी बड़ा मोहब्बत से उसका ई नाम रखा है। मंगली की बातों की भूल भलैया में हम उस वक्त अपना असली प्रश्न भूल गए थे। कई दिनों बाद जब हमें पता चला कि क्लब के प्यून को उसकी बच्ची को साथ लाने के जुर्म में अनुशासन भंग का नोटिस देकर निकाल दिया गया है, तब लगा कि हमारे उस भूलने ने हमें एक बड़े पाप से बचा लिया था। समय तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसके साथ चलते हम सब भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लंदन, यूएस आदि से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके ऊंचे ऊंचे ओहदों की शोभा बढ़ाने लगे थे। लेकिन अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते हुए भी हमारा ग्रुप रोज शाम को तैराकी के बाद पूल के बरामदे में बैठकर चाय के प्यालों पर गप्पे जरूर मारता था। सारे दिन की उठा पटक के बाद हमारा यह बैठका हमारे लिए एक कैथारसिस यानी कि भाव शांति का काम करता था और हम सब वापस तरोताजा हो जाते थे। ऐसे एक शाम को छिन छिन टेन टेन कंकन किंकिनी नोक पर ध्वनि सा संगीत हम सबके कानों में बजा, जिसे सुनते ही गायिका माधवी बोल पड़ी, वाह, आज तो यहाँ जौनपुरी राग की सुंदर बंदिश पायल की झंकार बैरनिया गूंज रही है। तभी इस ध्वनि से खिंची हमारी आंखों ने एक अपूर्व दृश्य देखा। करोड़ों के इंश्योरेंस पर पेरिस प्रदर्शनी से लौटकर आई दीदारगंज की यक्षी म्यूजियम की जगह भूल से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। देह यष्टि की तिरछी भंगिमा, बालिश्त भर कटी पर झूलती पतली सी करधनी, पीठ के बीचों बीच रीढ़ के गड्ढे पर लटकती खजूरी नमूने की काली मोटी झब्बेदार चोटी, वक्षस्थल और नितंब मिस इंडिया की कसौटी पर कसे हुए, और आंखें माशाअल्लाह ऐसी चमकदार और साफ शफाक के बीच का काला कोया कौवे से भी काला लगे और आसपास की सफेदी ऐसी सफेद कि चमकती चांदी भी उसके सामने फीकी लगे।
गेहूं ए रंग में लुनाई का संवलियापन लिए त्वचा ऐसी कि कालिदास की शकुंतला का लावण्य भी उसके आगे पानी भरे। जब अपने अपने क्षेत्रों की दिग्गजा हम सब उस सौंदर्य मूर्ति को देख निर्वाक थी, तभी एक खनखनाती हंसी के साथ आवाज आई, मेम साहब, हम ललिता हैं, पहचाने नहीं का हमका। उसके चेहरे के भावों से पुरानी जान पहचान की आत्मीयता झलक रही थी, इसलिए उसकी यह बात सुनते ही हमारे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या सच में तुम वही मंगली की बेटी छुटकी हो? फालतू बात। हाँ मेम साहब, कसम से हम वो ही ललिता हैं, माँ का टिफिन दिए वास्ते आए हैं। इतना कहकर ललिता रानी शरीर को कभी दाएं तो कभी बाएं मटकाती हुई भीतर चली गई। पर हम सब अचरज से उसी तरफ देखे जा रहे थे कि चैताली की यह टिप्पणी, और बाबा शुआपो का थेके तो प्रजापति है, एते ओते आश्चर्य किसेर। मतलब कि अरे भाई, कैटरपिलर से ही तो तितली बनती है, इसमें इतने अचरज की क्या बात है। हमें वापस अपने वर्तमान में ले आई। हम लोगों ने अपनी झेप मिटाने के लिए उसकी पीठ को जोरों से थपकाकर कहा, धन्यवाद ज्ञानी जी, धन्यवाद। पर शायद ललिता ने हमें चौंकाते रहने की कसम खा ली थी। अचानक एक दिन वह जरदोजी के काम की लहंगा साड़ी, कानों में बड़े बड़े बुंदे, चौड़े बिहारी सिंदूर भरी मांग पर अर्धचंद्राकार टीका, नाक में लालड़ी लटकती बड़ी सी नथ, हाथों में कोहनी तक का लाल चूड़ा, कमर में चौड़ी करधनी, पैरों में छोटे छोटे घुंघरुओं की पाजेब पहने जब आई और हम सबके पैर छूने लगी, तो उसके साथ खड़ी मंगली ने कहा, आप लोगन का आशीष से एकरा बियाह एक बहुत ही जेंटलमैन के साथ हुई गवा है तो वो हमरी ही जात का, पर कोनो बड़ी कंपनी में अफसर है मेम साहब। एकरा हम करमजली कहत रही, पर ये तो भागवंती निकली। जब हम लोगों ने उसके हाथ में भेंट स्वरूप कुछ रुपए रखे तो वह चिणक कर पीछे हट गई और बोली, मेम साहब, भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप सब लोगन का आशीष ही काफ़ी है। अंत में मंगली के बहुत समझाने पर उसने हमारी भेंट स्वीकार तो कर ली, पर उसके एवज में हमें इतनी बार प्रणाम किया कि हम सब उसकी अत्यधिक विनम्रता के कारण संकोच से भर गए। हमने मंगली से कहा, मंगली, तुमने बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ये जरूर ही सुखी रहेगी। लेकिन बेमाता क्या कभी किसी आशीर्वाद को तवज्जो देती है? समय खुद के साथ हमें भी खर्च करता जा रहा था और हम युवावस्था की सीढ़ी पार कर प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। तभी एक दिन पुल पर मंगली का ऐसा पैर फिसला कि उसकी कुल्हे की हड्डी टूट गई। कई ऑपरेशनों के बाद भी मंगली की हालत नहीं सुधरी और आखिर वह चल ही बसी। हम सब मानकर बैठे थे कि ललिता के आने का तो अब सवाल ही नहीं है, इसलिए जब हमने फेटाक से जोरों से झाड़ू मारते ललिता को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। खुर्दबीनी करने पर पता चला कि उसके इश्कबाज पति ने एक नहीं कई ललिताओं का उपभोग करना शुरू कर दिया था और रंगीनी बढ़ाने के लिए हर वक्त शराब में डूबा रहता था। ऑफिस से निकाल दिए जाने के बाद एक दिन किसी लाल बत्ती वाली गली में सिर के बल गिर जाने के कारण उसे फालिज भी मार गया है। इतना ही नहीं, उसने ललिता के सिर पर एक 16 वर्ष के बेटे को पालने का बोझ भी डाल दिया है। हैं? 16 वर्ष का बेटा? पर ये तो वैसी की वैसी कच्ची कली सी कुमारी लग रही है। आखिर यह इतना रस, इतनी प्राणवायु कौन सी धरती और आकाश से खींचती है जिसका हमें पता नहीं है? और उस दिन हमारी महफिल की चर्चित नायिका ललिता देवी ही रही। हमारी आशा के विपरीत ललिता सफाई का काम अपनी माँ से 100 गुना बेहतर करती थी। ऊपर से वह खुद भी इतनी साफ सुथरी और सजी संवरी रहती थी कि हमारे बीच उसकी उपस्थिति बिल्कुल ओपरी नहीं लगती थी। कुछ एक साल बाद अचानक एक दिन जब ललिता की छाती पीट कर रोते हुए दहाड़ों की आवाज आई तो हमारी नियमित तैराक मंडली सनाका खा गई और हम सब पानी से निकलकर उसे घेर कर खड़े हो गए। उसका रोना मंद मध्यम की तो वक्त ही क्या, तार सप्तक के भी सबसे ऊंचे पर्दे को छूता हुआ हमारे उस 150 वर्ष पुराने खंडहर क्लब की दीवारों को हिला रहा था। ललिता का ऐसा बुरा हाल देखकर झरना ने आगे बढ़कर जब उसे दर्शन शास्त्र के हवाले से थोड़ी दिलासा देने की कोशिश की तो इस इकहरी देहधारी ललिता ने उसे ऐसा झटका दिया कि वह बेचारी गिरते गिरते बची। उसके फड़फड़ाए ओंठ, सूजी लाल आंखें
और थरथराता शरीर उसके जिस दर्द को अभिव्यक्त कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी हमें ललिता की अंतरंग सखी पूर्णिमा आया ने दी। उसने बताया, मेम साहब, थोड़ी देर पहले ही इसके 16 साल के इकलौते लड़के का भारी एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत अब तब है, इसलिए यह इतनी बेहाल हो रही है। इसी बीच हमारे ही दल की कम अक्ल उर्मी ने उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ फेरते हुए कह दिया, ललिता, हमको अच्छे से याद है कि 2-4 बरस आगे तुम्हारा हस्बैंड की भी हालत बहुत खराब हुआ था, पर तब तो तुम ऐसा माफिक अपसेट नहीं हुआ था भाई। उर्मी के वाक्य के बीच में ही ललिता ने एक चित्कार के साथ कहा, मेम साहब, वो हमारा भरतार रहा, पर ई तो हमरे पेट का जाया, हमरे खून मांस से बना, हमरे कलेजा का टुकड़ा है। मेम साहब, सच कहते हैं, यदि ओकरा कछु हो गवा तो हम यही पोखरा में डूब के मर जाइब। इतना कहकर वह फिर उसी तरह छाती पर धोहत्तड़ मारती हुई बिलखने लगी। सच तो यह है कि आज की इस दर्दनाक घटना को परे सरकाकर यदि हम ईमानदारी से ललिता के विषय में बात करें तो हकीकत यह है कि हम सब ललिता को उसकी पीठ पीछे व्यंग से छम्मक छल्लो कहकर संबोधित करते थे। वैसे इसकी कुछ वजहें भी थी। पहली तो यह कि उसकी लुनाई लिए मक्खन सी त्वचा, दूसरी A1 फिगर पर उसका चटका मटका, तीसरी चेहरे और देह पर अनाप शनाप सजावटें, और चौथी गोटा लंपी लगी ऐसी ऐसी जरी की साड़ियाँ कि हम पैसे वाली बंगाली ने भी उन्हें पहनने को तरसे। हम सब अक्सर चाय की मेज पर मुंड में मुंड मिलाए यह जिक्र करती कि यह बंदी आखिर इतना सब जुगाड़ती कैसे है। कभी कभार तो हम में से एक आध आगे बढ़कर उससे पूछ भी लेती, अरे ललिता, तेरी साड़ी तो बड़ी सुंदर है, कितने में लाई? तो वह बेधड़क उत्तर देती, 500, 800, 1500 भी। उसके फेंक कर दिए गए इन जवाबों से हम सब बिना सोचे विचारे तुरंत इस नतीजे पर पहुंच जाते कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में जन जन को बहलाती और रिझाती यह देवी जरूर ही क्लब के कुछ आगे जाकर फला अंधेरी गली के मोड़ पर खड़ी हो जाती होगी, जहां गाड़ीवान, मालिक या ड्राइवर दोनों में से कोई न कोई इसे गाड़ी में बैठा कर तन की रस तृप्ति हो जाने के बाद इसे रुपए पकड़ा देते होंगे। इन कयासों की पृष्ठभूमि के बावजूद हम उसके व्यवहार और काम के कायल थे और इस संकट की घड़ी में उसकी मदद करना चाहते थे। अभी हम उसके बालों और पीठ पर हाथ फेर ही रहे थे कि क्लब की एक बड़ी तैराक डॉक्टर ने शुभ्रा वहां आ गई और बिना पुरानी बातों की जानकारी के उन्होंने उर्मी के भावों वाली बात को ही कुछ शालीनता से दोहरा दिया। अब क्या था, ललिता घायल नागिन से छटपटा कर उठी और अपने दोनों हाथों को झटक झटक कर अपने चंडी रूप में रौद्र काली का अवतरण करती हुई ऐसे बोल बोली जो हम लोगों के लिए डूब मरने लायक थे, गलत थे। ललिता उवाच, हम सब जानत है, आप सब हमरे बारे में का सोचत हैं और हमको वो से कोनो परेशानी भी ना है। हमरा भरतार जब कमाइत रहा तब भी दारू और रंडी के चक्कर में रहा और अब तो बरसों बरस से लकवा में पड़ा है। ओकरा दावा दारू, घर भाड़ा और ई बच्चा के बड़ा करे का जिम्मा अब हमरा है। मेम साहब, हम सब जवन कुछ करत है मजबूरी में करत है, पर जब आप हमरा घाव खुरच दिए हैं तो हमरा मन का बात भी सुन ले। आप मेम साहब लोग रोज संझा को क्लब में बैठकर गैर मर्द के साथ शराब पियत हैं, ही ठीक करत है। वोकरा का हंसी ठिठोली के साथ साथ कमर में हाथ डालकर चौड़ा चक्कन घूमत फिरत कौन कब कौनो कमरों में जाकर बंद हो जाता है, वो सब खबर हमका है। आप सब बड़ा लोग खूब होशियारी से ये सब किस्सा को ढाक के रखत है और हम गरीबन के 1 मिनट में बेसवा वेश्या बना देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह थी कि हम सब महाघमंडी और इतराइल सहेलियां बिना किसी प्रतिरोध के उसकी बातों को सुने जा रही थी और सबको ऐसा लग रहा था जैसे उस सड़क छाप ने ऊंचे महलों के बाशिंदों को सरेआम नग्न कर दिया है। इसके बरअक्स ही मुझे याद आ रहा था कि लगभग 6 दशक पहले अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने जब वहां की उच्च वर्गीय महिलाओं की गोष्ठी में ये घोषणा की थी, अमेरिका के अधिकांश महिलाएं विवाह के समय कुंवारी नहीं होती है,
तो उस सभा में कोहराम मच गया था और सारी स्त्रियों ने एक स्वर में इसका कठोर विरोध करते हुए कहा था, शायद वैज्ञानिक महोदय उन स्त्रियों अर्थात निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं। इस पर वैज्ञानिक महोदय ने जो उत्तर दिया था वो यूं था, विज्ञान की दृष्टि में कोई भी निम्न या उच्च नहीं होता। लेकिन काल के चक्र में कभी किसी दलित शूद्र में भी इतनी हिम्मत आ जाती है कि वह उच्च वर्णीय अभिजात्य वर्ग को सच का आईना दिखा दे। मित्रों, ये थी कहानी सच का आईना। सुप्रतिष्ठित हिंदी और बांग्ला के लेखिका कुसुम खेमानी जी द्वारा लिखी हुई। ललिता ने कैसे खरी खरी सुनाई इन सभी उच्च वर्गीय अपने आप को अभिजात्य समझने वाली स्त्रियों को। लेखिका महोदया ने सही लिखा है कि कभी कभी दलित शूद्र इंसान में भी इतनी हिम्मत आ ही जाती है कि वह उच्च वर्णीय अभिजात्य वर्ग को सच का आईना दिखा देते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। मित्रों, अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। कहानी के विषय में अपनी कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।